हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग उपस्थित हुए हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इसके आखिरी सत्र में। विजुअलाइजिंग द नेशन। किसी भी इंसान को, समझ लीजिए एक रूलर को, एक पोर्ट्रेट देना, एक चेहरा देना बहुत ही इजी है, लेकिन एक नेशन को, एक राष्ट्र को आप चेहरा कैसे देंगे? 18th एंड 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक रास्ता निकाला एक नेशन को पर्सनिफाई करने का, यानी कि एक नेशन को इस तरह से, कंट्री को इस तरह से दिखाने का जैसे कि वो एक पर्सन है। ठीक है, एक पर्सन हु विल सिंबलाइज द नेशन। नेशंस को तब ज्यादातर एक फीमेल फिगर के रूप में पोर्ट्रे किया जाता था, और इस फीमेल फॉर्म को चूज किया जाता था कि ये किसी पर्टिकुलर एक वुमेन को रियल लाइफ में पोर्ट्रे नहीं करता था, बल्कि पूरे कंट्री को ये पर्सनिफाई करता था। जो लोग हैं वो इस वुमेन फिगर के साथ उस कंट्री के आइडिया को रिलेट करके देख पाए। जैसे समझाने के लिए मैं पहले ही कह दूं, भारत माता, जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तब भारत माता का जो आइडिया था, उनका जो पोर्ट्रेट था, इसको भी एक कंट्री के साथ या एक कंट्री के आइडिया के साथ रिलेट करके बनाया गया था, पर्सनिफाई किया गया था। अवनींद्रनाथ टैगोर का बहुत ही फेमस पेंटिंग है भारत माता का, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं नेट से। तो ये फीमेल फिगर्स जो हैं, ये एक नेशन की एलिगरी बन गई। एलिगरी हम लोग उस चीज को कहते हैं जो होता तो एक ह्यूमन फॉर्म में है, लेकिन रिप्रेजेंट करता है वो किसी आइडिया को। जैसे यहां पर एक फीमेल फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है एक नेशन को। आपको याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम आर्टिस्ट जो थे, उन्होंने एक फीमेल एलिगरी के थ्रू अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया था, जैसे लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। ये आइडियल्स, ये आदर्श जो थे, ये कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिंबल के थ्रू उन्होंने एक्सप्रेस किया था। जैसे द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी, यानी कि आजादी, ये थे रेड कैप, ब्रोकन चेन। रेड कैप यानी वो कैप जो स्लेव्स को फ्री कर देने के बाद वो पहन पाते थे। ब्रोकन चेन यानी फ्री फ्रॉम स्लेवरी। वैसे ही जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, आंख में पट्टी बंधी हुई औरत, जो कि हमारे यहां भी कानून व्यवस्था में इस सिंबल का यूज होता है। और हाँ, उनके हाथ में एक तराजू भी रहता है। ऐसे ही कुछ फीमेल एलिगरीज, यानी कि फीमेल फॉर्म्स को कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्वेंट किया गया आर्टिस्ट्स के द्वारा 19th सेंचुरी में। जैसे फ्रांस में इनको नाम दिया गया था मरियन। ये एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, जो कि एक पीपल्स नेशन, लोगों के एक राष्ट्र का जो आइडिया है उसको अंडरलाइन करता है। उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका जो लुकअप है, वो जनरली वही लिबर्टी और रिपब्लिक से लिया गया था। रेड कैप, ट्राई कलर, द कॉकेड, ये सारे जो सिंबल्स हैं उनमें उनको भी इम्प्लीमेंट किया गया था, इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया था। स्टैचू ऑफ मरियन के जो स्टैचूज हैं वो पब्लिक स्क्वायर्स में इरेक्ट किए गए, बनाए गए, लोगों को ये याद दिलाने के लिए, लोगों को ये हरदम एहसास दिलाने के लिए कि ये नेशनल यूनिटी का एक सिंबल है, और उनको ये मन में ये एहसास भी दिलाने के लिए कि वो लोग इसके साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दे आर पीपल ऑफ अ फ्री कंट्री। मरियन के जो इमेजेस हैं वो काफी सारे कॉइन्स और स्टैम्प्स में भी दिए गए। बिल्कुल सिमिलरली जर्मेनिया जो थी वो भी एक एलिगरी बनी जर्मन नेशन की। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में जर्मनिया एक ओक लीव्स की एक क्राउन पहनी हुई होती हैं, क्योंकि जर्मन ओक ये एक पेड़ है जो कि हीरोइज्म के लिए स्टैंड करता है। इट मीन्स हीरोइज्म। सो जर्मनिया का भी एक जो पिक्चर है फिलिप वेल्ट का बनाया हुआ, वो डाय दिया हुआ है, आप एक बार उस पर नजर डाल सकते हैं। अभी हम लोग एकदम आखिरी पार्ट पर, आखिरी अंश पर आएंगे। नेशनलिज्म से कब ये चिंताधारा इंपेरियलिज्म की ओर झुक गया। इंपेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद, जो इससे 100 साल पहले अगर आप जाएं तो रेगुलर ही प्रैक्टिस होता आ रहा था। तो 19th सेंचुरी का जो लास्ट क्वार्टर है, आखिर के 25 साल हैं, इस समय देखा गया कि राष्ट्रवाद, उसका जो लिबरल डेमोक्रेटिक जो सेंटिमेंट था उसको और पकड़े हुए नहीं है जैसा कि 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में था, बल्कि ये एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का एक उपाय बन गया है, जिसके बहुत ही लिमिटेड उद्देश्य हैं।
इस पीरियड में नेशनलिस्ट ग्रुप्स, राष्ट्रवादी जो समूह है, कह सकते हैं यहाँ पर जो नए नेशन स्टेट्स बने हैं वो एक दूसरे के प्रति बहुत ही असहिष्णु हो गए और हर वक्त एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध में जाने के लिए रेडी भी रहते थे। जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे जैसे प्रसिया, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने लोगों के अंदर जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस थी उनके साथ खिलवाड़ किया, उनको अपने काम में लगाया सो दैट वो अपने साम्राज्यवादी इच्छाओं को पूरा कर सकें। और फिर से उसी हालात में वो लोग लौट गए कि अपना जो इलाका है उसको और बढ़ाया जा सके, बगल वाले देश को भी ग्रास करके अपने अंडर अपने कंट्रोल में लाया जा सके। 1871 के बाद यूरोप में इस फर्जी राष्ट्रवाद से पनपा सबसे बड़ा जो समस्या था वो था एक एरिया जिसका नाम था बाल्कन्स। बाल्कन्स एक ऐसा एरिया था जो कि जियोग्राफिकली और एथनिक वेरिएशन यानी कि जातीय वेरिएशन से मिला हुआ था। यहाँ पर जो लोग रहते थे वो रोमानियन, बुल्गेरियन, अल्बेनियन, ग्रीक, मैसिडोनियन, क्रोएशियन, बॉस्नियन, हर्जेगोविनियन, स्लोवेनियन, सर्विनियन और मॉन्टेनिग्रो के लोग भी थे। और यहाँ के ये इनहेबिटेंट्स जो थे ये लोग अपना अपना एक जो राष्ट्र है उसकी कल्पना या उसका कंसेप्ट तो इनमें था, लेकिन उसको नेशन स्टेट के तौर पर बनाना है ये कंसेप्ट अभी तक इन लोगों में आया नहीं था। कॉमनली ये सब लोग जो है अपने को स्लैव्स बुलाते थे। बाल्कन्स का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आता था। रोमांटिक नेशनलिज्म, जिसके बारे में इस चैप्टर के पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसका प्रसार और उसी के साथ साथ ऑटोमन एम्पायर का टूटना इस रीजन को, इस इलाके को काफी एक्सप्लोसिव बना चुका था, एक विस्फोट ला चुका था इस इलाके में। 19वीं शताब्दी के लगभग पूरे समय में ऑटोमन एम्पायर ने खुद को सशक्त करने का बहुत कोशिश किया हुआ था आधुनिकीकरण के थ्रू और अब अंदरूनी बहुत सारे संस्कार या रिफॉर्म्स के थ्रू, लेकिन उनको सक्सेस बहुत ही कम मिल पाई थी। एक एक करके यूरोप के जितने भी नेशनलिटीज थे, काफी सारे नेशनलिटीज इसके कंट्रोल से अलग होने लगे थे और अपना जो इंडिपेंडेंस है, अपनी आजादी डिक्लेयर करने लगे थे। जैसे कि 1832 में ग्रीस, आप पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। बाल्कन के जो लोग थे इन्होंने भी अपना डिमांड रख दिया था आजादी का और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, राजनीतिक अधिकारों का। और इन्होंने हिस्ट्री को भी यूज किया, इतिहास को भी इन्होंने दर्शाया कि कभी ये लोग इंडिपेंडेंट थे, आजाद थे, लेकिन धीरे धीरे फॉरेन पावर्स ने इनको सब्जुगेट किया है, इनको अपने अधीन बना लिया है। सो द रिबेलियस नेशनलिटीज यानी कि विद्रोह कर रहे जो राष्ट्रीयताएं थी बाल्कन्स में, उन्होंने सोचा कि उनका जो स्ट्रगल है, उनकी ये कॉन्सेप्ट थी, उनका ये सोचना था कि उनका ये पूरी उनकी जो लड़ाई है वो उनकी उस आजादी को वापस हासिल करने के लिए है जो वो लोग काफी पहले खो चुके हैं। तो एक तो ये है कि ये जो स्लैविक नेशनलिटीज हैं, राष्ट्र हैं, ये अपने में ही लड़ रहे थे कि बाल्कन एरिया जो है वो एक काफी मतलब गंभीर लड़ाई की जगह हो गई थी। ये जो स्टेट्स हैं, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गारिया वगैरह, ये लोग बहुत ही जेलस थे, ईर्ष्यान्वित थे एक दूसरे से, और सबकी जो मन की चाहत थी वो ये थी कि हर कोई दूसरे से थोड़ा ज्यादा टेरिटरी, थोड़ा ज्यादा इलाका हासिल कर सके। लेकिन इनके अपने बीच का जो द्वंद था ये काफी नहीं था। मैटर और भी सीरियस हो गया तब जब बड़े बड़े जो पावर्स हैं यूरोप के, उनका जो राइवलरी है, उनके अंदर जो द्वंद है, बाल्कन उस द्वंद के भेंट चढ़ गया। बड़े बड़े जो यूरोपियन पावर्स थे, क्षमताएं थी, उनमें ऑलरेडी व्यापार और उपनिवेशों को लेकर काफी द्वंद छिड़ा हुआ था और नेवल यानी कि समुद्र सेना और मिलिट्री आर्मीज के बीच में भी ये युद्ध, ये द्वंद हमेशा लगा रहता था। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरी, हर कोई उत्सुक था कि इस इलाके में, बाल्कन इलाके में, दूसरे का कंट्रोल हटा के खुद का कंट्रोल स्थापित किया जा सके। और इसी की वजह से शुरू हुए कुछ छोटे छोटे युद्ध, लड़ाइयां
जो फाइनली जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध का रूप लिया। साम्राज्यवाद के साथ मिलके नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद ने यूरोप को 1914 में एक बहुत ही बड़े विनाश के कगार पर लाकर खड़ा किया था। लेकिन इस वक्त भी बहुत सारे देश थे ऐसे दुनिया के जो कि यूरोपियन पावर्स के द्वारा कॉलोनाइज्ड थे, यानी उपनिवेश बनाए गए थे, अपने अधीन बनाए गए थे। 19th सेंचुरी में इन्होंने इस तरह के साम्राज्यवादी डोमिनेशन के अगेंस्ट में आवाज उठाना शुरू कर दिया था यूरोप के बाहर। तो इस तरह के साम्राज्यवाद के विरोधी जितने भी मूवमेंट हर जगह पर दिखे वो राष्ट्रवादी थे, इस सेंस में कि वो उनमें से हर कोई एक आजाद नेशन स्टेट बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और एक कलेक्टिव नेशनल यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता के द्वारा वो चालित हो रहे थे, इंस्पायर्ड हो रहे थे। लेकिन ये राष्ट्रवाद का जो आइडिया है यूरोप के बाहर, जो यूरोपियन पावर के कॉलोनीज में हुई, जैसे कि इंडिया में भी हुई, ये राष्ट्रवाद कहीं भी यूरोप के राष्ट्रवाद को रिप्लिकेट करके या नकल करके नहीं बनी हुई थी, क्योंकि हर जगह पर लोगों ने अपने अपने हिसाब से राष्ट्रवाद को डिफाइन किया, राष्ट्रवाद को अपने अपने हिसाब से उन्होंने सोचा, कंसेप्चुअलाइज किया। सोसाइटी जो बनने वाली थी वो नेशन स्टेट बनेंगी, ये इस चिंताधारा का मूल वक्तव्य थी और नेचुरल एंड यूनिवर्सल कंसेप्ट भी। यानी यूरोप के बाहर भी हर वो स्टेट, हर वो देश, वो इलाका जो यूरोपियन पावर्स से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था, उनके पास भी उनकी लड़ाई का जो सबसे मूल हथियार था, सबसे जो मूल कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि आजादी मिलने पर वो भी एक नेशन स्टेट के रूप में खुद को तैयार करेंगे। So that was the rise of colonialism in Europe. I hope I could manage to explain it to you in a fair manner. So hopefully we'll talk about another chapter in another series of episodes. For then, thank you. Goodbye.